बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 21। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई तो मैंने मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स जो कि पीपीएससी ने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए कंडक्ट किए उनके सॉल्यूशंस और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के आउटलाइन विद टॉपिक डिटेल्स और कुछ प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड किए हुआ है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है तो इसमें मैं C++ के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिसमें मैंने कुछ अहम टॉपिक कवर किए हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल टाइप इज नॉट प्रेजेंट इन C बट प्रेजेंट इन C++। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स दी गई हैं और अगर हम C और C++ के कंपैरेटिवली देखें तो कौन सी ऐसी टाइप है जो प्रेजेंट नहीं है C में लेकिन C++ में प्रेजेंट है, तो वो है बूल यानी कि बूलियन। जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ पे बूल होना चाहिए या बूलियन होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। और अगर हम बात करें, बूलियन टाइप इज़ नॉट प्रेजेंट एज ए फंडामेंटल टाइप इन C, इंटीजर टाइप इज़ यूज्ड एज ए बूलियन इन C। अगर बूलियन नहीं है तो उसके कंपैरेटिवली हम इंटीजर को ही एज ए बूलियन फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन C++ में एज ए स्टैंड अलोन बूलियन डाटा टाइप अवेलेबल है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ ए बूलियन वेरिएबल इन C++, तो बूलियन वेरिएबल सिंगल बाइट पे बेस कर रहा होता है और ये सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होता है, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में या येस और नो के फॉर्मेट में होता है। तो इस वजह से ये एक ही बाइट पर मुश्तमिल होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इवन दो बूलियन रिप्रेजेंट्स ओनली द ट्रुथ वैल्यू विच कैन बी ट्रू either 1 or false either 0. It typically occupies 1 byte for memory due to various practical considerations. और फिर which of the following is C++ equivalent for scanf? scanf एक फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है C में। तो अगर हम C++ में देखें तो इसके कंपैरेटिवली हम इस्तेमाल करते हैं Cin। अब scanf और Cin जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं तो यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेने के लिए, तो इन दोनों का काम एक ही होता है। और C++ में हम Cin इस्तेमाल करते हैं और scan हम इस्तेमाल करते हैं C में, लेकिन C++ में भी scanf अवेलेबल है। और फिर उसके बाद अगर हम printf की बात करें तो जैसा कि हमने scanf की बात की थी, तो ये printf एक ऐसा फंक्शन है जो यूज़र को स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करने के लिए, टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो printf का जो फंक्शन है वो C में इस्तेमाल होता है, लेकिन C++ में हम cout इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो के C++ में भी printf का फंक्शन अवेलेबल है अगर कोई यूज़ करना चाहे तो। Which of the following is the correct difference between Cin and scanf? अब दोनों का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि Cin और scanf जो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों फंक्शन हैं, लेकिन इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस पाया जाता है वो ये है कि Cin is a stream object whereas scanf is a function। कि Cin as a object इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्वेश्चंस जब हम स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल हम इसको इधर ही रहने देते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर, which of the following is an exit control loop?
तो एग्जिट कंट्रोल लूप की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा लूप यहाँ पे हमने मेंशन करना है जो हमें डिस्प्ले तो पहले देता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी होता है, जिस तरह की डू वाइल कि ये एक बॉडी है, इसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर यहाँ पे एक कंडीशन चेक की जाएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा या ये बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट की जाएगी, और अगर फॉल्स होती है तो यहाँ से लूप एग्जिट होके फर्दर इंस्ट्रक्शंस पे चला जाएगा। तो इस वजह से इसको एग्जिट लूप कहा जाता है, जो कि है डू वाइल लूप। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो Which of the following is an entry control loop? एंट्री कंट्रोल लूप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा लूप है कि उसकी बॉडी में एंटर होने के लिए सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे वाइल लूप हो गया या फॉर लूप हो गया। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उसके बाद उसकी बॉडी में एंटर हुआ जाता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है, जिसमें फॉर और वाइल दोनों लूप इंक्लूडेड हैं। और फिर इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो इन विच पार्ट ऑफ द फॉर लूप टर्मिनेशन कंडीशन इज चेक। तो यहाँ पे अगर हम फॉर लूप को देखें तो ये इनको इसकी जो कंडीशंस हैं इनको नंबर्स दिए गए हैं। तो ये जो पहला नंबर है जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे हम जो भी इसमें वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे उसका चेक लगाया जाता है, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाया जाता है, और फिर यहाँ पे बॉडी होती है इस लूप की। तो इसमें टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सेकंड नंबर वाली कंडीशन है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आइदर ये लूप फर्दर आइट्रेशन के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमने फर्दर इस लूप को एग्जीक्यूट करना है या टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेशन यहाँ से ही चेक होती है, लिहाजा ऑप्शन बी दुरुस्त है, जिसकी करेक्ट ऑप्शन है 2। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें डायनामिक बाइंडिंग की, तो डायनामिक बाइंडिंग की हम बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड with a procedural call during run time। और अगर हम इसकी बाइंडिंग की फर्दर बात करें तो बाइंडिंग ऑफ कॉल्स एंड वेरिएबल विद एक्चुअल कोड एट रन टाइम इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। फॉर एग्जांपल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स आर डिफाइंड during the execution of code which leads to different function calls depending upon the types used. This is called dynamic binding। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की बात की गई है तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो कोड है, उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अर्ली बाइंडिंग है, लेट बाइंडिंग है या रन टाइम बाइंडिंग है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स है, बुनियादी तौर पे 3 टाइप्स हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो व्हाट इज़ द स्टैटिक बाइंडिंग। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने डायनामिक बाइंडिंग की बात की है तो वो लेट बाइंडिंग में शुमार होती है, लेकिन अगर स्टैटिक बाइंडिंग की बात की जाए तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विद ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। कि जब हम अपने कोड को कंपाइल कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हम उसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द नेम मैंगलिंग इन C++। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू ए फंक्शन नेम सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फंक्शंस बाय द कंपाइलर। और फिर इसके बाद अगर हम मैंगलिंग की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम मोर इंफॉर्मेशन that is used when a programmer uses the different concept of function overloading in his or her programming। अगर हम ओवरलोडिंग की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये करते हैं कि एक ही तरह के फंक्शंस हम मुख्तलिफ
इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका मैंने नाम रखा ABC, और उसको मैंने कोई भी पैरामीटर असाइन नहीं किया, यानी कि नल पैरामीटर। और फिर एक और फंक्शन मैंने डिफाइन किया सेम नेम से ABC, और उसको मैंने एक पैरामीटर असाइन कर दिया। तो अब बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये दोनों फंक्शन सेम सिग्नेचर वाले हैं, सेम नेम है इनका, लेकिन पैरामीटर के हिसाब से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है इसको कहा जाता है ओवरलोडिंग के। सेम सिग्नेचर वाले मल्टीपल फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो वो पैरामीटर की बेस पे करते हैं, और या फिर उनकी रिटर्न टाइप की बेस पे करते हैं कि एक फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने वर्ड रख दी और दूसरे की हमने इंटीजर रख दी, बूलियन रख दी, या फ्लोट रख दी, डबल रख दी, कोई भी हो सकती है। और फिर उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन बोथ C एंड C++। तो यहाँ पे जो कोड दिए गया है तो इसमें अगर हम देखें तो एक बेसिक सा कोड है जिसमें एक प्रिंट एफ यानी कि एक आउटपुट जनरेट की जा रही है, और फिर उसके बाद रिटर्न 0 परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसके अगर आउटपुट हम देखें तो C के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसकी आउटपुट 4 होगी, लेकिन अगर C++ के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसकी आउटपुट 1 होगी। अब ये जो डिफरेंस है तो इसका वजह यह है कि in C a character is stored as integer, therefore the size of A is printed as 4। कि यहाँ पे हमने साइज ऑफ ए जो कि एक इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसको प्रिंट किया है। तो करैक्टर होने की वजह से इसका जो साइज है वो 4 है। लेकिन अगर C++ की बात करें तो वेयर इज इन C++ इट इज स्टोर्ड एज character only, therefore in the C++ it prints 1। के C++ में सिर्फ ये एक कैरेक्टर के तौर पे, क्योंकि ये जो हमने इसके साथ ये वाले जो निशान इस्तेमाल किए हैं, सिंगल कॉमा जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने इसको एज ए इंटीजर यहाँ पे लेना होता तो हम ये वाले कॉमास इसके साथ इस्तेमाल ना करते, बल्कि सिर्फ ए लिखते। तो इसके साथ कॉमास इस्तेमाल करने के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि एक जो मीनिंग है उसको कैरेक्टर कंसिडर कर दिए गए। तो इस वजह से इनके जो साइजेस हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है कि एक में 4 है और दूसरे में 1 है। फिर इसके बाद अगर एक और प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं जिसमें एक कैरेक्टर है जिसको वैल्यू असाइन की गई है, और फिर इसको हमने इंटीजर साइज ऑफ ए को प्रिंट करवाना है। तो C में इसकी अगर आउटपुट देखें तो वो बनेगी 1, और C++ में देखें तो वो भी बनेगी 1। उसकी रीज़न ये है कि दोनों में सेम चीज़ यानी कि करैक्टर ही इस्तेमाल हो रहा है, कि हमने इसको ऑलरेडी करैक्टर डिफाइन कर दिया है, और उसका जो साइज़ हम गेट करेंगे तो वो C और C++ दोनों में 1 ही निकलेगा, और इस वजह से दोनों की जो ऑप्शंस हैं वो सेम निकल रही हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट कैन बी यूज्ड इन बोथ C एंड C++। तो एक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट हम जब डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो उसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है स्ट्रक्ट, और फिर इसके बाद स्ट्रक्ट का कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S। तो इस वजह से अगर हम इसकी कुछ रिक्वायरमेंट देखें तो C प्रोग्राम रिक्वायर स्ट्रक्ट कीवर्ड व्हाइल डिफाइनिंग ए वेरिएबल ऑफ एनी स्ट्रक्चर, जबकि वी कैन नॉट यूज द सेकंड स्ट्रक्ट एज डेफिनेशन टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इफ वी डिफाइन द बिलो स्ट्रक्चर इन C एंड C++। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको माई मैम या माई मेमोरी का नाम दिया गया, और इसमें एक वेरिएबल इंटीजर इनिशियलाइज किए गए जिसको 0 असाइन किए गए, और फिर दूसरा इंटीजर डिक्लेयर किया गया y। अब अगर हम बात करें तो इसमें एरर इन C बट not in C++। The reason behind the above definition will give an error in C but not in C++, as C does not allow the programmer
programmer to give any default values to any member of structure what C++ does allow। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इस तरह के सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।